वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ हमारी जो एयरफोर्स की लूसेंट वाली फिजिक्स की बुक आती है उसका 18वां नंबर चैप्टर उसमें प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हमारी इसी लूसेंट वाली फिजिक्स की बुक के 11वां नंबर चैप्टर गुरुत्वाकर्षण एंड 17वां नंबर चैप्टर जो है तापमिति उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रीड करवा चुका हूँ और उसके हमने एक्सरसाइज भी की है। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए और इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में हम उसमें प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा 18वां चैप्टर है यानी थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उसमें प्रसार। उसमें प्रसार क्या होता है? यानी जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह गर्म हो जाता है और उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस घटना को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। यानी कि ये हमारी कोई वस्तु है और इसके दो ये अणु है, इनके मध्य की दूरी ये है। यदि अपन इसको ऊष्मा देते हैं तो इसका टेम्परेचर का मान होता है वो इंक्रीज होता है यानी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर का मान बढ़ने के कारण इनके जो अणु होते हैं उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है और मध्य की दूरी बढ़ने के कारण यानी कि इनके मध्य की दूरी बढ़ने के कारण इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि हमने इसको ऊष्मा दी और ऊष्मा के कारण इसके वॉल्यूम में प्रसार हुआ है यानी एक्सपेंड हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये प्रसार होगा ये ऊष्मीय प्रसार होगा। यानी ऊष्मा के कारण इसमें कुछ प्रसार हुआ है आयतन में, इसी को अपन ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वह गर्म हो जाता है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उनके जो अणु होते हैं उनके मध्य की दूरी बढ़ने के कारण इनका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसी को अपन ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इस घटना को उसमें प्रसार कहा जाता है। अब कुछ अपवाद हैं, देखो दोस्तों, इनके कुछ अपवाद ये हैं यानी कि जो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको अपन ऊष्मा देते हैं तो वह गर्म तो होती है लेकिन उसका आयतन बढ़ने के अपेक्षा उसका आयतन कम हो जाता है यानी बढ़ने की जगह उसका आयतन कम हो जाता है। तो पहला अपवाद हमारा रबड़। यानी रबड़ को यदि अपन गर्म करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो वह गर्म होने के बाद फैलने के बजाय सिकुड़ जाता है यानी कि उसका आयतन कम हो जाता है। तो यह हमारा एक अपवाद है, यह हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना। और दूसरा अपवाद होता है जल। देखिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं, यदि आपको नहीं पता तो भी याद रख लीजिए कि जल का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और इसका आयतन सर यानी कि सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस कारण 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कमी होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सर्वाध यानी सबसे कम होता है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे इसका आयतन बढ़ने लगता है। लेकिन जो 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक की यह एक अपवाद के रूप में काम करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है बल्कि इसका आयतन कम होगा यानी घटता जाता है। तो हमारा जो जल होता है 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अपवाद का कार्य करता है। क्यों? और दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो किस ताप पर होता है? तो देखिए दोस्तों, और हमारी जो सामान्य वस्तु होती हैं इनका जो घनत्व सर्वाधिक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन हमारा जो जल होता है वो अपवाद के रूप में इसको होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस पर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि यदि अपन जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में फिर हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, वृद्धि होती है या फिर कमी होती है या फिर पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है या फिर पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कि पहले तो आयतन में कमी होती है फिर वृद्धि होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन होता है वो होता है न्यूनतम होता है। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस तक 0 से 4 तक जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कमी होती है लेकिन 4 से लेकर के 10 तक इसके आयतन में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि जल को गर्म करने पर 4 डिग्री पहले तो उसके आयतन में कमी होती है उसके बाद में उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, याद रखना कि उसमें प्रसार के अंदर जो जल होता है वो 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच अपवाद का कार्य करता है। आगे पढ़ेंगे अपन ठोसों का उसमें प्रसार। यानी कि दोस्तों, हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठोसों में, उसके बाद में गैसों में, उसके बाद द्रव्यों में, यानी तीनों में उसमें प्रसार को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे अपन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी ठोसों का उसमें प्रसार।
तो देखिए क्या होता है, ठोस पदार्थों का ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया है कि जब किसी पदार्थ को उष्मा देते हैं, ठोस पदार्थ को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ताप बढ़ने के कारण उनके किन्हीं दो अणु होते हैं उनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है। इनकी दूरी बढ़ जाने के कारण इसकी लंबाई और इसका जो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है, तीनों में वृद्धि हो जाती है। इन तीनों के प्रसार को क्रमशः, यानी कि जो लंबाई के प्रसार को कहेंगे रेखीय प्रसार, और ये जो क्षेत्रीय प्रसार होता है क्षेत्रफल में, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार, और इसकी वॉल्यूम में जो वृद्धि होगी उसको बोलते हैं आयतन प्रसार। तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। यदि जब हम आपको द्रव और गैस का उसमें प्रसार पढ़ाएंगे तो उनके मध्य केवल हम आयतन प्रसार ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जो आकार होता है और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी कि आकार और आकृति निश्चित नहीं होने के कारण उसमें रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता, केवल उसका आयतन में ही वृद्धि होती है। यानी कि अपन उसका द्रव्य का या गैस का क्षेत्रफल नहीं नहीं माप सकते, उनका केवल आयतन ही मापा जाता है, उसके अंदर केवल आयतन प्रसार ही होगा। लेकिन जो ठोस होता है उसकी आकृति निश्चित होने के कारण, दृढ़ होने के कारण इसमें रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार और आते हैं। तो इन तीनों को अपन अब क्रमशः यानी कि एक एक कर पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अपन ठोसों का रेखीय प्रसार। तो देखिए दोस्तों, रेखीय प्रसार क्या होता है। जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है तो छड़ की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और यह वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, यदि कोई हमारी ये छड़ है, इसको अपन गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये लंबाई इतनी हो जाती है, क्योंकि इनके मध्य की ये अणु होते हैं, इनकी दूरी बढ़ जाने के कारण ये दूरी यहाँ पर आ जाएगी, इस कारण इसकी जो छड़ की लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाएगी। यह दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहली बात तो कि जो हमारी छड़ की दी हुई है इसकी लंबाई क्या है। यदि दोस्तों हम कहते हैं कि आपको, यदि हमारी कोई 1 मीटर की छड़ है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक ताप देने पर 1 सेंटीमीटर वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, ये इसके लंबाई पर डिपेंड करता है। यदि हमें बता दिया जाए कि हमारे को कोई छड़ दी हुई है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक ताप देने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। यदि हमें 2 मीटर की छड़ दी हुई है तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, यदि हमें 2 मीटर दी जाए तो उसकी लंबाई में भी 2 सेंटीमीटर वृद्धि होगी। यानी कि जो ये वृद्धि होती है डेल्टा एल, यह जो हमें लंबाई दी हुई होती है उसकी, जितनी लंबी छड़ दी हुई होती है उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है, यानी उसके समानुपाती होती है। तो यानी कि जो छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी वह छड़ की जो वास्तविक लंबाई, यानी कि पहले की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होती होगी, यानी जितनी लंबी हमें छड़ दी जाएगी उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। और दूसरा, यानी कि जितना अधिक उसे टेम्परेचर दिया जाएगा उसी उतना ही उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, यानी कि जो टेम्परेचर में यानी ताप में वृद्धि होगी उसके समानुपाती होगी। यानी कि यह हमें कोई छड़ दी हुई है, इसको अपन पहले तो थीटा टेम्परेचर देते हैं तो इसकी लंबाई में डेल्टा एल परिवर्तन होता है। यदि उसको 2 थीटा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी 2 थीटा टेम्परेचर में वृद्धि हो जाए, तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा, यानी 2 डेल एल। तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी डेल्टा 2 एल। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है वह इसके ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। अब आगे पढ़ते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन एक जगह लिखते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है डेल्टा एल समानुपाती होगा एल इंटू डेल्टा क्रॉस, यानी कि ये इन दोनों के समानुपाती होती है, तो इनको एक जगह लिखेंगे तो इसको अपन इस इक्वेशन से लिखा जाता है। जब दोस्तों यदि अपन इसके समानुपाती का जो इस चिन्ह है इसको हटाते हैं तो हमारा एक नियतांक लगाते हैं अल्फा, ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए दोस्तों, ये जो गुणांक होता है यह पर यानी कि धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो छड़ होती है वो किस धातु की है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, बल्कि यह उसकी लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। यानी कि यह केवल उसके पदार्थ पर निर्भर करता है अल्फा का मान। तो यह किसी, यानी को यदि हमें तांबे की कोई वस्तु, तांबे की धातु की कोई छड़ दी हुई है, फिर वह छड़ चाहे 1 मीटर की हो, चाहे 2 मीटर की हो, या फिर यह छड़ इसकी दुगनी मोटी हो, एल्फा का मान इसके लिए समान ही होगा। यह यानी कि यह धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, न कि छड़ पर, उसकी लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। दोस्तों, ये बात याद रखनी है आपको
यदि अपन इसके मात्रक के बारे में बात करें तो हम जानते हैं इसका सूत्र ऊपर इस ऊपर वाली इक्वेशन से अपन इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। तो दोस्तों ये डेल्टा एल होती है लंबाई में वृद्धि और अपॉन में हो जाएगा प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। तो यदि यहाँ से अपन इसका जो मात्रक निकालते हैं तो ये हमारी जो लंबाई में वृद्धि होगी ये भी मीटर में होगी और प्रारंभिक लंबाई ये मीटर में होगी और ताप में वृद्धि होगी वो सेल्सियस में होगी। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और एल्फा का मात्रक निकल के आएगा 1/सेल्सियस, यानी या फिर सेल्सियस इनवर्स बोल सकते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ हमें जो एल्फा का जो मात्रक होता है वो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है या प्रति केल्विन होता है, यानी कि प्रति को अपन बट्टे में भी लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन भी निकल कर के आती है, यानी कि यदि इसकी लंबाई को अपन लंबाई के मान को 1 रख दें और इसका जो ताप होता है उसको भी 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमारी ये निकल के आएगी, यानी कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। यानी कि इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है उसको 1 मीटर रख दिया जाए और जो ताप में वृद्धि होती है उसको 1 डिग्री सेल्सियस रख दिया जाए, तो लंबाई में जो वृद्धि होगी वही हमारे जो एल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। यानी कि परिभाषा यही है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ यानी इस लंबाई को 1 रख दिया जाए, उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस यानी इस ताप को भी 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी यानी लंबाई में जो वृद्धि होगी वही हमारे एल्फा के बराबर होगी। तो इसकी यह परिभाषा निकल करके आती है। अब दोस्तों हमें एल्फा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं वो देखते हैं क्या है। यानी कि अधिकांश ठोसों पदार्थों के लिए एल्फा का मान 10⁻⁻6 से 10⁻5 प्रति केल्विन के बीच होता है। और दोस्तों यह अनायनिक ठोसों की अपेक्षा आयनिक ठोसों के लिए इसका मान अधिक होता है। देखिए दोस्तों यानी कि हमारे जो आयनिक ठोस होते हैं जैसे NaCl HCl इसके लिए इसका मान एल्फा का मान सर्वाधिक होता है अनायनिक ठोसों की अपेक्षा। और इसका जो मान होता है अधिकांश ठोसों के लिए वो होता है 10⁻6 प्रति केल्विन से लेकर के 10⁻5 प्रति केल्विन तक के बीच है। और एल्फा का मान छड़ की आकृति अथवा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है ऊपर इसे यानी कि जो एल्फा का मान होता है यह हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वह छड़ है वह किस पदार्थ की है, न कि छड़ की आकृति पर यानी उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यह उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी मोटाई पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करता इसका रेखीय प्रसार गुणांक। अब पढ़ते हैं अपन ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब देखिए दोस्तों जिस प्रकार से हमने रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ा है वैसे ही हमारा यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा, बल्कि इसमें परिवर्तन इतना होगा कि उसमें लंबाई में परिवर्तन हो रहा था बल्कि यहाँ पर यानी कि डेल्टा यानी क्षेत्रफल में परिवर्तित होगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, यानी कि किसी ठोस को गर्म करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो ठोस के क्षेत्रफल में वृद्धि दो बातों पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों अब इससे पहले हमें कुछ छड़ दी जा रही थी तो उसकी छड़ के लिए अपन उसकी लंबाई में परिवर्तन को पढ़ रहे थे, लेकिन यदि हमें कोई चकती या फिर कोई भी सिक्का या फिर कोई भी ऐसी वस्तु दे दी जाए यानी कि जो छड़ के रूप में न हो तो उसको अपन यदि गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि के कारण उसके अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ने के कारण इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। और इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो इसके जो पहले का यानी कि जो वस्तु हमें पहले जैसी दी जाती है तो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल के उसके समानुपाती होगा और उसके टेम्परेचर में कितना वृद्धि होता है उसके समानुपाती होता है। और रेखीय प्रसार के गुणांक की तरह ही यदि इनको दोनों इक्वेशन को अपन एक करके लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी ये बनेगी और इसका समानुपाती स्थिरांक चिन्ह उठाएंगे तो उसमें तो अपन एल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक लगाते थे और उसमें अपन बीटा लगाएंगे यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक।
दोस्तों इसका मात्रक भी वही होता है, यानी कि प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा इस सूत्र से, यानी कि ये एल यानी का क्षेत्रफल और ये ताप में परिवर्तन इसके क्षेत्रफल में वृद्धि के डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि ये जो है ये वाला टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा और जो हमारे बीटा का सूत्र है ये निकल कर आ जाएगा। तो अपन ये जो क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है उसको ये भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि बटे क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। और देखिए दोस्तों उसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि क्षेत्रफल को एक रखने पर और ताप में वृद्धि को एक रखने पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वही हमारे बीटा के बराबर होगी। तो इसकी डेफिनेशन को अपन लिख सकते हैं कि किसी ठोस वस्तु के पृष्ठ किसी ठोस वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल यानी कि एकांक क्षेत्रफल रख देते हैं, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर ताप उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी उस वस्तु का उस क्षेत्र प्रसार गुणांक कहलाता है। और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। दोस्तों यही मात्र यानी कि यह चाहे हमारा आयतन प्रसार गुणांक हो, चाहे रेखीय प्रसार गुणांक हो, चाहे क्षेत्र प्रसार गुणांक हो, उसका मात्रक हमेशा सेम होगा प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस। अब पढ़ते हैं अपन ठोसों का आयतन प्रसार। दोस्तों आयतन प्रसार भी वैसे ही आएगा, यानी कि इसमें जो आयतन है यानी कि इसमें गोले के रूप में लेंगे, गोला या फिर कोई भी गेंद यानी कि उस जिसका वॉल्यूम ज्ञात किया जाए यानी कि जो चपटी न हो। तो किसी ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है, यह भी निम्न दो बातों पर निर्भर करेगी, उसके प्रारंभिक आयतन पर एवं ताप में परिवर्तन पर। इन दोनों को यदि अपन एक इक्वेशन में लिखेंगे तो उस पहले की तरह उसी इक्वेशन में लिखी जाएगी और इसके अंदर अपन समानुपाती स्थिरांक का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ लैम्डा एक नियतांक लगाया जाता है। यहाँ पर लैम्डा को आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयतन में वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला पहले की तरह ही ये बनेगा, आयतन में वृद्धि बटे आयतन इंटू ताप में वृद्धि। अब इसी से इस फॉर्मूले से पहले की तरह डेफिनेशन निकालेंगे तो यहाँ पर जो आयतन का मान 1 रखेंगे और ताप में वृद्धि का मान 1 रखेंगे तो आयतन में जो वृद्धि निकल कर आती है वो हमारी गामा के बराबर होती है, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक के बराबर होती है। तो ये जो डेफिनेशन है इसको अपन लिख सकते हैं, यानी किसी वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी इसको आयतन को 1 रख देंगे और ताप में वृद्धि यानी जो ताप में वृद्धि हो रही है उसको 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो ये जो आयतन में वृद्धि बचती है ये हमारी गामा के बराबर बचती है। तो उसी से इसकी डेफिनेशन बनती है, यानी कि एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर ताप आयतन में जो वृद्धि होगी उसे वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है और इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। अब पढ़ते हैं आगे, हमें एक नोट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ठोस के लिए तीनों प्रसार गुणांक का मान सभी तापों पर नियत नहीं रहता, यानी कि जो हमारा जो ये प्रसार गुणांक है यानी कि आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक है, इनका सभी तापों पर यानी समान नहीं होता है। इनका मान यानी कि अधिक ताप यानी कि कुछ निश्चित ताप के ऊपर यानी परिसर होता है उसके इनका जो प्रसार गुण का मान होता है वो नियत रहता है। जैसे जो तांबे का आयतन प्रसार गुणांक होता है उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन 500 केल्विन ताप से ऊपर इसका मान नियत होता है। दोस्तों ये हमें ये बता रहा है कि कोई भी हमें ठोस दिया हुआ चाहे वह तांबे का यानी कि किसी भी धातु का हो, उसका जो ये एल्फा बीटा और ये जो हमारे जो गामा है इनके मान है सभी तापों पर समान नहीं होते, यानी कि इनकी एक निश्चित प्रास होती है। जैसे कि हमारा जो तांबा होता है कि 0 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन तक इसका जो एल्फा बीटा गामा का मान नियत रहता है, लेकिन यानी कि बढ़ता जाता है इनका आयतन प्रसार गुणांक का मान ताप बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन इसका मान केवल 500 डिग्री ताप से ही ऊपर नियत रहता है। यानी कि जो हम इनका अध्ययन करते हैं लंबाई में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन, तांबे के लिए इनका अध्ययन केवल 500 केल्विन से ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि 0 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन के बीच इनका जो
ये जो होता है आयतन प्रसार गुणांक निरंतर बढ़ता जाता है। इसके कारण इनका अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे जो अल्फा बीटा गामा होता है उस इक्वेशन को हमने इनको एक नियतांक के रूप में माना है, यानी नियत राशि माना है। और ये जो होता है 0 से लेकर के 500 केल्विन तक नियत नहीं रहता, केवल 500 केल्विन के ताप से ऊपर ही नियत रहता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो तीनों प्रसार गुणांक के मान होते हैं वो सभी तापों पर नियत नहीं रहते, यानी कि जो यदि हमारा टेम्परेचर का मान अल्प होता है तो उसके मान होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन उच्च टेम्परेचर के उच्च मानों पर इनका मान नियत हो जाता है, जैसे कि तांबे का 500 केल्विन से ऊपर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमें तीनों प्रसार गुणांकों के बीच में अपन संबंध निकालते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा के अंदर। तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:3। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रेखीय क्षेत्रफीय तथा आयतनीय प्रसार गुणांक होता है, उनके मध्य जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:3। और इसी अनुपात से इन पर कई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उनके अंदर अपन सूत्र लगाते हैं। यदि इस अनुपात से इनके मध्य संबंध निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा बराबर होगा वो बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3 के होगा, या फिर इस इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं कि बीटा बराबर होगा 2 अल्फा, और इससे और इसके संबंध से अपन लिख सकते हैं जो गामा बराबर होता है वो होता है 3 अल्फा। दोस्तों इसी वीडियो में आज अपन इतना ही करते हैं, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट से हमें आप हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।